वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आज आपका टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। लास्ट टाइम हमने फ्रिक्शंस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस हमने पढ़ा था, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी हमने पढ़ा है। तो आज जो आपका टॉपिक जो हमारे पास जो है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शंस में हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है, यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक है, या आपके पास ब्लॉक है, ये हमारे पास इस सरफेस पर है। इस ब्लॉक में अप्लाइड फोर्स जो हमारे पास, जिसको हमने एफ ए से रिप्रेजेंट किया है, अप्लाइड फोर्स वो हमारे पास राइट साइड की तरफ है, और हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हमारे पास जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। एफ एल रिप्रेजेंट करेगा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक पर हमारे पास जो वेट जो होगा इट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। जो हमारे पास जो है ये सरफेस इस ब्लॉक पर नॉर्मल में फोर्स लगाती है, जिसको नॉर्मल रिएक्शंस कहा जाता है, दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। या हमारे पास क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, जस्ट वेट के अपोजिट में। तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होती है, इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी व्हेन एवर अ बॉडी इट इज़ एट द वर्ज ऑफ मोशंस। हम क्या करते हैं, हम इस ब्लॉक पर अप्लाई फोर्स करते हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे, तब तक हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे जब तक ना हमारे पास ये बॉडी जो है इट इज़ एट द वर्ज ऑफ मोशन, या आप निकलने पर होगी तो हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे। तो वहाँ पर जो अपोजिट में फोर्स एक्ट करेगी, समझे आप, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में जो फोर्स एक्ट करेगी उसको कहा जाता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझे आप। तो ये आपके पास क्या है, अप्लाइड फोर्स है। अभी यहाँ पर इट जस्ट बिगिन टू मूव करने से पहले हमारे पास जो यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसको क्या कहा जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, वो एफ एल हमारे पास इस ब्लॉक पर है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो अप्लाइड फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ये आपके पास वेट जो अभी मैंने कहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसके जस्ट अपोज में हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, वो हमारे पास क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट्स। दो सरफेसेस के बीच में, ये ब्लॉक है, ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ पर होता है वो हम डिस्कस करेंगे, वो डिफाइन करेंगे हम। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस in contact is defined as the angle which the resultant of the force of limiting friction and the normal reactions makes with the direction of normal reactions। तो देखिए यहाँ पर आपके पास होता है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये क्या कह रहा है, इट इज अ एंगल, ये हमारे पास एंगल होता है किसके बीच में, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस एंड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शंस का रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, ये डायगोनल होगा। यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर आपको ये पैरेललोग्राम नजर आ रही है, समझे आप। पैरेललोग्राम्स में हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस पैरेललोग्राम्स की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो पैरेललोग्राम्स का जो हमारे पास डायगोनल होता है वो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये डायगोनल जो है वो हमारे पास जो है वो इनका नॉर्मल रिएक्शंस और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, समझे आप। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बनाता है किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शंस के साथ, रिजल्टेंट वेक्टर, समझे आप। ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट जो है हमारे पास जो होगा, ये जो रिजल्टेंट हमारे पास नॉर्मल रिएक्शंस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को कहा जाता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है, समझे आप। तो फिर से आपको बोलूंगा, दोबारा से बोलूंगा आपको मैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहां पर होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस and force of limiting frictions makes with the normal reactions। resultant of normal reactions and force of limiting frictions ये होगा आपके पास रिजल्टेंट, वो समझे आप, जो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल, पैरेललोग्राम्स का डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा ये रिजल्टेंट। एंड दिस रिजल्टेंट मेक्स द एंगल विद द नॉर्मल, जो हमारे पास नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा। दिस एंगल इज नोन एज, इस एंगल को क्या कहा जाता है, नॉर्मल रिएक्शंस। इस एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर हमारे पास ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है, अब देखोगे यहाँ पर आपको मैंने कहा आपको कि हमारे पास जो है, हालांकि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होता है, समझे आप,
अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में होता है। तो यहाँ पर देखोगे आप कि मैंने इसके अपोजिट में हमारे पास आपको पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तो ये भी आपके पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, समझे आप। तो यहाँ पर आपके पास इसका मतलब ये भी आपके पास जो है ये भी एफ एल के इक्वली होगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के ही इक्वल होगा। और यहाँ पर देखोगे आप ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास जो है डायगोनल है पैरेललोग्राम्स का। अगर ये ट्राइंगल ले लोगे आप तो यहाँ पर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब हम एंगल निकालेंगे, कौन सा, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे हम। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी रिलेशन भी निकलेगी। यहीं से आपके पास रिलेशन बिटवीन थीटा दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन और हमारे पास जो है म्यू कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। थीटा क्या होता है आपके पास दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड म्यू क्या होता है, इसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम एफ एल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस। और थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शंस क्या आएगा, इधर नाम दे देंगे ओ आर ओ सी, एंगल आर ओ सी, ये सी है यहाँ पर, एंगल आर ओ सी जो है रिप्रेजेंट करेगा थीटा को, और ये थीटा आपके पास क्या होगा, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहूँगा मैं कि आपको अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर इसको अच्छे तरीके से समझोगे आप, अगर आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, अगर आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, या अगर हम यहाँ कहेंगे अगर हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ेगी, तो यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ तक थी हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब ये जो हमारे पास जो है ये टेल जो है ये मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये वेक्टर यहाँ तक आ जाएगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जब बढ़ जाएगा तो आप जब ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करोगे तो रिजल्टेंट थोड़ा सा हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जब रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका बढ़ जाएगा, समझे आप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ेगी तो हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हमारे पास फाइंड आउट होगा कि अगर आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, समझे आप, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर हमारे पास बढ़ेगा तो वहां पर हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ेगी, समझे आप। तो यहां से हमारे पास जो है ये भी फाइंड आउट होता है। तो देखिए ये जो आपके पास यहाँ पर मैंने आपको कहा आर ओ सी, ये आपके पास जो एंगल है इसको क्या कहा जाता है, थीटा, ये आपके पास क्या है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास क्या है, आर ओ सी, आर ओ सी। इसमें आप टेन थीटा को यूज करो आप, क्योंकि थीटा निकालना है मैंने, थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो ये थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, आप देखोगे आप तो ये थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, आपको पता है टेन थीटा है, ये आपके पास थीटा यहाँ पर है तो ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो टेन थीटा हमारे पास किस होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल होगा। तो परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास क्या है, आर सी है, वो किसके इक्वल होगा, एफ एल के इक्वल होगा, समझे आप। और हमारे पास बेस क्या होगी, आर ओ होगी या ओ आर होगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास ये ओ आर जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास एफ एल होगा, दैट इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, और आर ओ आपके पास क्या है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब आपके पास टेन थीटा जो आ रहा है दैट इज एफ एल, दैट इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शंस के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखोगे आप फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, एंगल पर। अगर एंगल हमारा बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ेगी, जो अभी मैंने डिस्कस किया अभी। अब देखो यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है टेन थीटा ऐसे ही रहेगा, तो रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन ये किस इक्वल होता है, ये म्यू के इक्वल होता है। इस म्यू को क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है इसको।
कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, किसको, म्यू को। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है हमने ये एक मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट की, टेन थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू म्यू के इक्वल है, म्यू आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो ये हमारे हमने फाइंड आउट किया, रिलेशन फाइंड आउट किया किसके बीच में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में। इसका मतलब अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पता होगा, समझे आप, म्यू की वैल्यू पता होगी, ये कांस्टेंट है, समझे आप, ये कांस्टेंट होता है ये म्यू की वैल्यू, क्योंकि ये कहाँ से निकालते हैं, ये म्यू जो होता है वो एफ डिवाइडेड बाय आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, हम अगर हमें म्यू की वैल्यू पता होगी तो हम निकाल सकते हैं थीटा, निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा किसके इक्वल होगा, वो tan इनवर्स म्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप थीटा भी निकाल सकते हो, आप एंगल भी आप निकाल सकते हो आप। अब ये जो हमारे पास जो है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे पास ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, एक तो हमारे पास मटेरियल ऑफ टू सरफेसेस, मटेरियल ऑफ टू सरफेसेस, दो सरफेसेस की मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। जैसे ये ब्लॉक हमारे पास जो है एक सरफेस पर मूव कर रहा है या रेस्ट में है, तो हमारे पास ये सरफेसेस किस मटेरियल से बनी हुई हैं, वुड है, आयरन है, सीमेंट है, क्या है, तो उस पर डिपेंड करेगा हमारे पास कौन, ये आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा डिपेंड करेगा नेचर पर भी, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस की नेचर पर भी डिपेंड करेगा। हमारे पास जो सरफेस जो है, जिस सरफेस पर हमारे पास एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है, वो सरफेस स्मूथ है, पॉलिश्ड है, समझे आप, वो सरफेस कैसी है हमारे पास जो है, उस पर भी डिपेंड करेगा ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, समझे आप। और तीसरा जो हमारे पास जो है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, समझे आप। तो हमारे पास जो है टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, उसी के हिसाब से हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज होता है। तो ये आपके पास था टॉपिक, दैट वाज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, गुड बाय।